हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2011 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसमें एक सेक्शन था पर्यावरण को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी स्टूडेंट को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको पूछा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोस्कोपिक लवण। अब हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोस्कोपिक लवण क्या होते हैं। हाइड्रोस्कोपिक लवण वह होते हैं जो वायुमंडल में या वातावरण में जो नमी है उसको ग्रहण कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसको देखते हैं, नमक को। आप लोगों ने घर में देखा होगा, जब वातावरण में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है तो नमक भी हल्का गीला हो जाता है। तो आपका नमक एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोस्कोपिक का। बात करते हैं दूसरा, जो हाइड्रोफोबिक होता है, ये क्या होता है, यह एक जल विरोधी होता है। जैसे कुछ जैकेट आती हैं, चीज़ें आती हैं, जैकेट आए और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, टेम्पर्ड हो गए और भी काफ़ी सारी वस्तु हो गए जो जल का विरोध करती हैं। मतलब जल उन पर गिरता है, पानी गिरता है, लेकिन वह परावर्तक हो जाता है या फिर उनसे दूर हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आवासों का संरक्षण क्या कहलाता है। दो बात की गई है, एक तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात की गई, दूसरा प्राकृतिक आवासों का संरक्षण क्या कहलाता है। कोर संरक्षण, स्वास्थान संरक्षण, अपस्थान संरक्षण या फिर आपका परिवेश संरक्षण। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वास्थान संरक्षण। इसको हम लोग इन सीटू भी कहते हैं। देखते हैं हम लोग सभी ऑप्शंस को। इन सीटू संरक्षण क्या कहलाता है। इन सीटू संरक्षण वह कहलाता है जहां पर कोई भी जीव या जंतुओं को उनके उन्हीं के प्राकृतिक आवास में सुरक्षा दी जाती है, उन्हीं के प्राकृतिक आवास में सुरक्षा दी जाती है। तो ऐसा आपका इन सीटू कहलाता है। या और आपका एक्स सीटू क्या कहलाता है। एक्स सीटू वह कहलाता है किसी भी जीव या जंतु को किसी उनके जो प्राकृतिक आवास है उनसे हटाकर किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षा दी जाती है, उसको हम लोग अपस्थान कहते हैं। आपका जो नेशनल पार्क हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है, नेशनल पार्क आपका हो गया इन सीटू का। और आपका जो चिड़ियाघर है वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका हो गया एग्जाम्पल एक्स सीटू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्री कछुओं की बात की गई है। समुद्री कछुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी को आंसर देना है, लास्ट तक रुके रहना। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले कछुए। और एग्जाम में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि ऑलिव रिडले कुछ कछुए कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपने इंडिया का नक्शा देखा है, नक्शा में आपने उड़ीसा देखा है, उड़ीसा के गाहिर माता स्थान में सबसे ज़्यादा ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। अब ये ऑलिव रिडले यहाँ क्यों पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन उड़ीसा के जो गाहिर माता जो स्थान है यहाँ पर ये क्या देने आते हैं, अंडे देने आते हैं। और इन जो अंडे देते हैं इनकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं या फिर इनको क्या कहते हैं, इसको अरीवाडा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछ लेगा कैम्प्स रिडले क्या है, ये दुनिया का सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त समुद्री कछुआ है। अब हम लोग फ्लैट बैक के बाद में करते हैं, यह केवल ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल क्षेत्रों में पाया जाता है और लॉगरहेड इसकी संख्या भारत में बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आ गया है। आपको जो भी टर्मिनोलॉजी एग्जाम में समझ में ना आए उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको जरूर देखना है। विश्व उष्मीकरण का कारण क्या है, वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधे से गैसें, भट्टियों की हवा या फिर आपका रसायन गैस। आपको एप्रोप्रिएट आंसर देना है इन चार विकल्पों में जो सबसे सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वाहनों से निकली गैसें। वाहनों से निकली गैसें कैसे हो सकता है, हम लोग को मालूम है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब ग्रीन हाउस गैसें सबसे ज़्यादा किससे निकलती हैं, वाहनों के धुएं से। वाहनों के धुएं में क्या होता है, आपका CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। लेकिन इसमें जो मीथेन किससे निकलता है, मीथेन आपका दलदली क्षेत्रों से निकलता है या फिर आपके धान के खेतों से मीथेन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धातु प्रस्तर किसे कहते हैं। प्रस्तर किसे कहा जाता है, बिटुमिन, बेसाल्ट, मेटालॉयड या फिर आयक्स। मेटल स्टोन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आयक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं धातु प्रस्तर है क्या। धातु प्रस्तर को हम लोग बोलते हैं मेटल रॉक। प्रस्तर मतलब चट्टान, या उन चट्टानों या खनिजों को कहा जाता है कि जिनसे हम व्यावसायिक रूप या लाभ के लिए धातुओं को निकालते हैं।
और जो जो भी धातु अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, या फिर इंग्लिश में ओर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यह जो बिटुमिन है या बिटुमिस इसको बोलते हैं, यह क्या, यह एक कोयले का प्रकार है या कोई धातु नहीं है। बेसाल्ट क्या है, ये ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है उससे जमती है, जो लावा है वो जमता है, फिर वो चट्टान बनती है, उस चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। मेटालॉइड क्या है, मेटालॉइड वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर का सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्या अवशोषण करते हैं, सबसे ज्यादा की बात की जा रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोगों ने एक क्रिया देखी होगी, फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2। राइट आंसर है, भूकंप मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा, वो वोल्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, रिक्टर पैमाने में। आप लोग आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाने में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं कि रिक्टर और सिस्मोग्राफ ये क्या दो चीजें हैं, क्या एक ही चीज है या फिर अलग अलग हैं। तो भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, तीव्रता निकलती है, उसको किस में नापा जाता है, उसको रिक्टर स्केल में मापा जाता है या फिर नापा जाता है। और भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र है, क्या है, यंत्र है, उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। वो फोल्ट क्या होता है इसकी हम लोग बात करते हैं। वो फोल्ट हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, भूकंप की ऊर्जा को मापने के लिए रिक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपको मालूम होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ग्लोबल वार्मिंग कारण पृथ्वी के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ और पोल और साउथ पोल में ग्लेशियर होते हैं। जब तापमान आपका बढ़ेगा तो ग्लेशियर या जो छोटे छोटे जो हिमालय हैं, पर्वत हैं, इनकी जो बर्फ है वो पिघलेगी और इनका पानी नदियों के माध्यम से कहाँ जाएगा, महासागर में जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसमें पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, फिर होता क्या है, इस गर्मी के कारण उत्तरी और नॉर्थ गोल में जो बर्फ है वो पिघलती है, उसका पानी महासागरों में आता है। तापमान बढ़ा, बर्फ पिघली, पानी समुद्र लेवल में गया। वायुमंडल में सबसे हानिकारक सल्फर गैस कौन सी है। सभी सल्फर से संबंधित हैं, सल्फर या सल्फर के यौगिक हैं, सबसे हानिकारक सल्फर गैस कौन सी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों, आपको मालूम होना चाहिए। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड जाती है तो वायुमंडल की नमी से क्रिया करती है और अम्ल का निर्माण करती है, और फिर जब जो बारिश होती है वो बारिश आपकी क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा के नाम से कहलाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा कहाँ जाएगी, समुद्र में जाएगी, नदियों में जाएगी, वहाँ जो जीव जंतु होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हानिकारक होता है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वैसे तो काफ़ी सारे माध्यम हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और जो वृक्ष हैं इनको किस दूसरे नाम से क्या है, वृक्ष हैं, सड़क के किनारे वृक्ष लगाए जा रहे हैं। और ये किस परियोजना के अंतर्गत आते हैं, ये परियोजना के अंतर्गत आते हैं आपके ग्रीन मफलर के नाम से ये परियोजना को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको मालूम होगा 5 जून को। राइट आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं।
आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन स्तर। बात करते हैं हम लोग आयन मंडल क्या कहलाता है। आयन मंडल जो होता है ये आपका जो रेडियो तरंगे हैं इनको परावर्तित करता है, रेडियो वेव्स को परावर्तित करता है आयन मंडल। ओजोन स्तर आपने बात कर ली, हानिकारक किरणों को पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है हानिकारक किरणों से, या फिर मान लो परावर्तित करता है। क्षोमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। और चुंबक मंडल में आपका होता है जो सौर पवन चलते हैं इनसे रक्षा करता है। चुंबक मंडल सौर पवन से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी स्थान के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। फ्लोरा और फौना ये एक टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी मतलब एक शब्द की जो मीनिंग होती है किसी चीज की, टर्मिनोलॉजी पूछ लिया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरा आपका संबंधित पेड़ पौधों से और फौना आपका संबंधित है जीव जंतु से। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फ्लोरा, फ्लोरा आपका पेड़ पौधे, और फ्लोरा से आप फ्लावर भी समझ सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, और फौना मतलब जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सबसे पहले जहां आपके जीवी प्लस अजीवी, लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर क्रिया करते हैं या परस्पर क्रिया करते हैं, ऐसे यंत्र को, ऐसे जो तंत्र है, जो सिस्टम चल रहा होता है, उसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको मालूम होना चाहिए वायु किस में आती है? अजीवी में आती है, नॉन लिविंग में आती है। जल अजीवी में, मृदा अजीवी में। लेकिन अगर हम लोग तालाब की बात करते हैं, तालाब में आपके जीवी और अजीवी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। जीवी में आपकी मछलियाँ आ जाएंगी, अजीवी में उसमें जो मिट्टी हो गई वो आपकी आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक मतलब लिविंग में नहीं है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द पत्थर। और आपका जैविक पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्म जीव ये जैविक में आते हैं, और जैविक में आपका पत्थर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कि आपको तुलना करनी किस में ज़्यादा पाए जाते हैं? अधिकतर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल। वैसे जो पेड़ पौधे हैं वो स्थल मंडल में भी पाए जाते हैं और जल मंडल में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर तुलना करेंगे तो तुलना के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पेड़ पौधे आपके स्थल मंडल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अन्य मृत जीवों पर निर्भर प्राणी क्या कहलाते हैं? मतलब कि जीव कैसे हैं? वो मर गए हैं और उनको जो खाते हैं उनको वो कौन से जीव कहलाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कैवेंजर के नाम से वो जाने जाते हैं। अब स्कैवेंजर कौन होते हैं बात करते हैं। ये क्या है आप लोग बताइए? गिद्ध, मांस खाते हैं मरे हुए पशु का, ये क्या कहलाते हैं? स्कैवेंजर। पैरासाइट की हम लोग बात करते हैं, ये जीवित जीवों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करता है। डीकम्पोजर की बात करते हैं, इनको अपघटक कहते हैं। यह मृत शरीर को सड़ाकर मिट्टी में मिलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका है कवक। शाकाहारी केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है आप लोग बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएनजी है क्या। सीएनजी नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस, लेकिन इसको दबाव या प्रेशर से गैस सिलेंडरों में भरा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग देख सकते हैं प्राकृतिक गैस को प्रेशर के माध्यम से पाइप या सिलेंडर में भरा गया, कहलाया आपका सीएनजी। विश्व उष्मीकरण का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल से आच्छादित है? पृथ्वी कितना भाग जल है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/4 भाग जल है और आपका 1 भाग
स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट क्या होता है, या फिर इसमें जो चीज पाई जाती है वो क्या पाई जाती है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए डिफिनेशन कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट क्या होता है। स्टेलेक्टाइट आपका होता है जो चूना पत्थर की चट्टानें हैं, उनसे जब पानी जब रिसता है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब ऊपर से नीचे जब चूना का पत्थर टपकता है या जो भी आकृति आपकी मिलती है बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्टाइट, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेलेक्टाइट। और जो जमीन से ऊपर की ओर आकृति बनती है उसको हम लोग स्टेलेग्माइट के नाम से जानते हैं। देख लिया, स्टेलेग्माइट आपका जमीन से ऊपर की ओर बनी हुई चट्टानें और स्टेलेक्टाइट आपका सतह से ऊपर से नीचे की ओर बनी हुई चट्टानें। चूना पत्थर की चट्टानें से जब पानी टपकता है तो आपको मालूम है चूना पत्थर की चट्टानें हैं, उसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। फिर छत से लटकने वाली जो आकृतियां हैं उनको स्टेलेक्टाइट, और जो आपके फर्श से ऊपर उठती हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेलेग्माइट। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वायु प्रदूषण का उदाहरण है। वायु प्रदूषण आपका धुआं, कुहासा, वाहन गैस, जलती लकड़ी गैस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदूषण रोकने के लिए किस पर प्रतिबंध लगाया गया। कब लगाया गया, बात हो रही 2011 की, तो हो जाएगा 2011 में प्रतिबंध लगाया गया था प्लास्टिक के थैले। इसका भी जो निश्चित जो माइक्रोन थी, मोटाई थी, वो निर्धारित की गई थी। आपका राइट आंसर बी, प्लास्टिक के थैले। क्यों प्लास्टिक थैले, क्यों कि ये वातावरण में अपघटित नहीं होते हैं, या फिर अपघटित होते हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, 4 से 500 वर्षों तक, 400 से 500 वर्षों तक समय लग सकता है इनको अपघटन में, जो कि जो दूसरी चीज़ों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21%। और आपका जो 78% है वो आपका क्या है, नाइट्रोजन है। और बाद में आपके अदर्स में 1% कैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परम तापमान पैमाना है। राइट आंसर आपको देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। अब हम लोग बात करते हैं परम तापमान क्या कहलाता है। परम तापमान पैमाना उसको कहा जाता है जहाँ पर अणुओं की गति पूरी तरह रुक जाती है, अणु गति नहीं कहते हैं, उस तापमान को परम तापमान कहते हैं, और यह केल्विन। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है किस पर। सभी पौधों में, सभी जंतुओं में, सभी हरे पौधों में, या फिर आपका वायुमंडल में। हम लोगों ने देखा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिसमें सभी हरे पौधे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हरे नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। वो कौन से होते हैं आपको मालूम है, कवक, अमरवेल, ये हरे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये पौधों की श्रेणी में आते हैं। और प्रकाश संश्लेषण केवल किस में होगा, आपका हरे पौधों में, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाद बाकी हम लोग, यूएन सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इसके अंतर्गत एक संस्था आती है जिसको हम लोग यूएनईपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये काफ़ी ज़्यादा कार्य करती है। और जो आपका WWF है, यह एक एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से कार्य करता है ये। और जो WHO है, ये हेल्थ से संबंधित है, और पेटा ये जानवरों के अधिकारों से संबंधित कार्य करने वाली संस्था है। कीटनाशकों के अधिक उपयोग से क्या होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या सभी। कीटनाशक का प्रयोग किस पे होगा, आपका यह खेत है और यहाँ पे आपका क्या लगा है, पौधे लगे हैं, और आप कीटनाशक प्रयोग करते हैं। अगर जब बारिश हुई तो पानी कहाँ जाएगा, तालाबों में जाएगा, नदियों में जाएगा, नदियों में जाएगा, समुद्र में जाएगा, इससे क्या होगा। तो आप लोग समझ रहे हैं सारी घटना जल की हो रही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द जल प्रदूषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे नापा जाता है? डेसिबल से। क्या सभी ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जी नहीं, सभी ध्वनियाँ आपकी प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आती हैं। डिस्कस करते हैं कि जो 30 डेसिबल की ध्वनियाँ होती हैं, फुसफुसाहट होती है, वो 30 डेसिबल के आसपास होती है। समान बातचीत 60 डेसिबल, और जिसको शोर की श्रेणी में माना गया है, उनकी जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनियाँ जो होती हैं, वो 80 डेसिबल के आसपास में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कपड़ा, कागज, धातु, प्लास्टिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। वही कारण बिल्कुल सेम, बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये प्लास्टिक है, अपघटित नहीं होती है। कागज आपका 2 से 6 सप्ताह में, कपड़ा काफ़ी 1 से 5 महीने में, धातु आपके 50 से 100 वर्षों में, लेकिन आपकी जो प्लास्टिक है उसको अपघटित होने में समय बहुत ज़्यादा लगता है, लगभग 400 वर्षों तक लग जाता है समय। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए यूपी टेट के 2011 के पेपर को, और पेपर का आपका सेक्शन था इन्वायरमेंट। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता, सिंपल पेपर आता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर आप लोग गेन कर सकते हैं। अधिकांश स्टूडेंट जिनके नंबर आते हैं उनके 25 प्लस के आसपास में नंबर आते हैं, इसलिए टारगेट बना के रखिए कि हमको मैक्सिमम पूरे नंबर तो लाने हैं। अगर नंबर कहीं एक आध क्वेश्चन कम होते हैं तो एटलीस्ट 28 मार्क्स लाने हैं, किसी भी कंडीशन में हमारे नंबर कम नहीं होने चाहिए। जब आप 28 या 30 का मार्क्स अपना स्कोर बनाएंगे, तब आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। और कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो अपने परिवार स्टडी विश्लेषण को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।